हम लोग अब इस वीडियोस में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पहला प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान देंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, और फिर ये सिंबल है मैट्रिक्स का, और ये हमारा एलिमेंट है। तो ए इज इक्वल्स टू आई जे, तो इस पे ध्यान ही नहीं देना, ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोल क्या रहा है कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब जैसे ही ऑर्डर एन बोला, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और एन क्रॉस एन का होगा, मतलब एन रोज और एन कॉलम। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का सम, अब किसके बीच में प्रोडक्ट का सम? तो एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम, मतलब एनी रोज हो या कोई भी कॉलम हो, विथ देयर को फैक्टर्स, विथ इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस बात को। क्लियर? अब ऐसे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई डिटर्मिनेंट ए है, मैट्रिक्स ए है, जो ए आई जे दे रहा है। ए आई जे का मतलब है, मान लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यही चीज बोला है इसने। अब वहां पे ऑर्डर एन है, मैंने 3 by 3 लिया, क्यों? क्योंकि ये है ऑर्डर 3। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है? A11, A12, A13, ये रो वाइज, ये हमारा रो वाइज हो जाएगा, R1, R2, R3, और ये हमारा कॉलम वाइज C1, C2 एंड C3। यहां तक ठीक है? C1, C2 एंड C3, R1, R2 एंड R3। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज एंड एनी कॉलम। तो कोई भी रोज ले लिया, मान लिया कि मैंने अभी सिंपल एग्जांपल्स के लिए R1 ले लिया, फॉर रो 1, दैट इज R1। क्लियर है? मैंने R1 ले लिया, तो वो क्या दे रहा है? तो डिटर्मिनेंट्स दे रहा है। तो पहले तो मैंने डिटर्मिनेंट्स लिख दिया, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट्स के तौर पे लिखूं तो क्या देगा? ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है? अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, इस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया मैंने डिटर्मिनेंट्स में, और उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो बोल क्या रहा है कि किसी भी रोज को, तो मैंने R1 को ले लिया, R1 को के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो A11, A12 और A13। ठीक है? अब क्या बोल रखा है, थोड़ा सा ये समझ लो। अब नीचे आते हैं। देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। अब मुझे इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करना था मुझे? A11 का कोफैक्टर्स, ये रोज और ये रोज और ये कॉलम छोड़ देना है A11 का। तो A11 का ये रोज एंड कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन कौन सा? A22, A23, A32 और A33। क्लियर है? फिर से यहां पर इसके फिर से आया कौन सा? A12, A12, इसके कॉलम और इसके रोज को छोड़ दो, तो आएगा कौन सा? A21, A23, A31, A33।
ठीक है, फिर से A13 तो A13 के लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसे, और A13 के लिए ये कॉलम और ये रोज छोड़ देंगे, तो क्या आएगा A21 A22 A31 A32। अब क्या कर रहा है कि इस रोज के कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो ये तो हो गया, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस, ये करते थे ना। या हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग, थोड़ा सा -1 और i प्लस जे, और i प्लस जे में i की वैल्यू दे देगा ये 1 और j की वैल्यू क्या दे देगा 1। तो हम लोग ये लिखते थे, हाँ यहां पर, तो यहां पे आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, अब इसके लिए भी वैसे ही करेंगे, तो इसके लिए आ जाएगा -1 टू दी, इसको थोड़ा सा और छोटा लिख लेता हूं ताकि A12 -1 1 + 2, ये प्लस सम है। ठीक है, अब यहां पे आ गए 13, उसको भी थोड़ा छोटा लिख लूं ताकि स्पेस मिल जाए, और यहां पे -1 1 + 3 और ये प्लस, और ये जो वैल्यू देगा ना, ये मुझे क्या दे देगा, ये जो वैल्यू दे देगा ये मुझे क्या दे देगा, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स दे देगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया A11 A22 A23 A32 A33, और ये माइनस का, ये तो पावर 3 हो जाएगा, और 3 होने से यहाँ पे माइनस लग जाएगा और A12 दे जाएगा। उसके बाद A21 A23 A31 A33। क्लियर है, फिर से यहां पर तो पॉजिटिव इवन, तो ये +1 A13 और फिर से A21 A22 A31 A32, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2/2 डिटर्मिनेंट्स करते थे, तो इसकी वैल्यू क्या करते थे, ऐसे प्रोडक्ट करते थे और उसके बाद से इसमें बीच में निगेटिव लगा देते थे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये क्या होगा A11 और A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, फिर से प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, और ये जो वैल्यू दे रखा है ना, ये डिटर्मिनेंट्स का है। वैसे ही हम लोग कॉलम वाइज ब्रेक कर लेंगे, ये बताए थे हम लोग, कब बताए थे, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में, ये पीछे कर चुके हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसे एज अ प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। अब समझ में आया, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से आ रहा है ये चीजें, जो हम लोग वहां पे इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट सीखे थे। क्लियर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज 2 देखेंगे। प्रॉपर्टी 2 में क्या बोल रखा है कि ये तो पहले ही बता रखा है कि ये क्या हो गया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसकी ये एलिमेंट हो गए, ये मैट्रिक्स हो गया, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ऑर्डर n है। देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज, द सम of the product of the elements of any rows and column with the cofactor of the corresponding element of some other rows is 0। अब ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टीज 1 पे आऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप ऐसे समझो, मैंने प्रॉपर्टीज 1 के लिए क्या बोला था कि
किसी भी रोज का उसके कोफैक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा उस मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ध्यान से समझ में आया। अब यहीं पे ये देखो कि ये क्या है, तो एक मिनट थोड़ा हिल गया। हाँ, ये क्या है, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ 1 1। ये एलिमेंट ऑफ A11 है, तो इसका ये कोफैक्टर है। फिर ये क्या है, एलिमेंट ऑफ A12, और ये कोफैक्टर उसका क्या है, CF12। ठीक है। अब ये हमारा एलिमेंट है 1 3, और ये क्या दे रखा है, दिस इज ऑल्सो अ कोफैक्टर ऑफ 1 3। मतलब जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या दे रखा है मेरा, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू दे रखा है। अगर मैं थोड़ा सा इसी चीज को ऐसे करूं, इसको थोड़ा डिटेल में ऐसे कर दूं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि A11 को C11 फिर प्लस A12 को C12 प्लस A13 को C13 को फैक्टर के साथ लिख लिया। ठीक है, ये तब तक तो ठीक है, इवैल्यूएशन दे रखा है। लेकिन अब थोड़ा सा इस बात पे आते हैं, यहां पे अब हम लोग आते हैं इस पे, इस चीज पे, इस चीज पे हमने इस रोज से इवेल्युएट करना स्टार्ट किया और मैंने इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके एलिमेंट को उठाता हूं और इसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, अब ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूं और थोड़ा स्पेस बना लेता हूं तो समझो। ठीक है, अब यहां पे समझो कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर दे रहा है तो A11 और C11 इसका कोफैक्टर निकालना तो आता ही है। ठीक है, प्लस A12 C12 और प्लस A13 C13, ये आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया कि इसके कोफैक्टर इसके कोफैक्टर इसके कोफैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई किया, मैंने दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर क्या नतीजा आने वाला है, अगर मैं एलिमेंट ले लिया A11 और कोफैक्टर ले लिया 21 का, तो 21 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको हटाया इसको हटाया तो बचा क्या, ये दिस, इसका डिटर्मिनेंट 2/2 कर लेंगे। ठीक है, और इसको करेंगे तो मान लिया कि इसका आ गया C21 कोफैक्टर। क्लियर है, फिर प्लस लगाया, फिर A12 इसका कोफैक्टर, फिर 8C22 लगा दिया। ठीक है, और प्लस A13 और इसका कोफैक्टर C23 के साथ लगा दिया, तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नहीं आएगी, वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चीजें समझ में आ गई पक्के से। अगर वही कॉलम वाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनो, अगर कॉलम वाइज भी करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। हाँ, मान लिया कि मैं इसका ले लिया C1 का, तो C1 का क्या आ जाएगा, A11 फिर A21 और A31। क्लियर है, और इसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस एलिमेंट इस कॉलम के कोफैक्टर के साथ, तो इस कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो C क्या हो जाएगा, 13 इंटू C23 और ये क्या हो जाएगा C33, और सबको जोड़ेंगे तो भी वैल्यू। तो ये कौन सा दे रखा है भाई, ये दे दिया कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, और ये क्या दे देगा,
रो वाइज। बहुत ही आसान है ये। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टीज को समझ के लिख लो पहले। अच्छा चलिए, यहां पे क्या देखेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी टू मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया कि कोई मेरे पास ए है, ठीक है, और मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है, कितना बाई कितना का है, 3/3 का है। ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी k से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो k ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, k a इज इक्वल टू, हमने क्या किया, k a लिख लिया, k b लिख लिया, k c लिख लिया, फिर k d k e k f के जी के एच और के आई। क्लियर? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। अगर मैं वही चीज अगर इसको कन्वर्ट करूं डिटरमिनेंट्स में तो क्या आ जाएगा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है? अब मैं इसको अगर k से मल्टीप्लाई करूं तो किसी एक रोज में या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अब वो मेरी मर्जी है किससे कलेक्ट करना चाहता हूं। बात समझ में आ गया? अगर मैं इसको लिखूं k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना मेरी बातें यहां से, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी, बाकी का डी ई एफ जी एच आई। कोई दिक्कत नहीं है? या के ए को किसी भी कॉलम वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने इससे किया, R1 से किया है, मैंने R2 R3 किसी से भी एक से कोई भी उठा के कर लेना है। क्लियर है? अब मैं k से अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो कॉलम वाइज भी कर सकता हूं, लेकिन किसी भी एक कॉलम से, या तो C1 C2 C3, लेकिन वैल्यू जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के k टाइम्स आएगी, ये तो दिख रहा है तुमको। अच्छा ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, मान लिया किसी से 2 वाले से कर दिया तो ए डी जी के बी के ई के एच के सी एफ, सॉरी सी तो होगा नहीं, सॉरी यहां से ये चला गया, के एफ और आई। अच्छा सी ही है, 1 मिनट गायब हो गया, 1 मिनट इसको कट ही देते हैं, इसको हटा दिया, के को गायब कर लिया और यहां दे दिया सी, हाँ, और ये हो गया हमारा आई। अब यहां पे क्या है, इस कॉलम वाइज किससे, तो C2 से, इसमें किससे किया, R1 से किया। मैं मतलब चूज मैं किसी से भी कर सकता हूं, मतलब समझ में आया, के को अगर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी रोज से और किसी भी कॉलम से। इसको थोड़ा उल्टा समझते हैं, अगर मुझे कॉमन लेना हुआ किसी मैट्रिक्स से तो सारे में प्रेजेंट होगा, सारे एलिमेंट्स में, तो मुझे लेना होगा कॉमन। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स में मुझे कॉमन लेना होगा तो किसी एक रोज या किसी एक कॉलम में अगर फैक्टर हो तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। ये चीजें समझ में आ गई? पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखो, ये चीजें, दोनों चीजें दिख रही है, अरे दोनों चीजें दिख रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक प्रॉपर्टीज आएगी, पहले अब थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा
बेटा अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, ध्यान से सुना, अभी 3 by 3 के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं के ए कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, के ए, और मान लिया कि इसका है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये भी कैसे होगा? तो तुम्हें बताना है, सोच के थोड़ा सा टाइम लेना है कि के ए, अब यहां पे है क्या, 3 by 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू के, ये क्या होगा? मतलब के का पावर क्या होगा? इफ ए हैज ऑर्डर एन, एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी मुद्दे को हम लोग समझ के आते हैं यहां पे, ठीक है। अब जैसे समझाया है वैसे हम लोग समझेंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। अब हाँ बिल्कुल, ए, तो इसका क्या होगा, के क्या होगा, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए तो क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं डिटर्मिनेंट्स में, तो डिटर्मिनेंट्स में अगर कन्वर्ट किया तो यहां पे के ए का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। क्लियर है? अब यहां पे देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहां से अब हमने क्या बोला कि अगर मैं एक रोज और एक कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक कॉलम और एक रोज से क्या करूंगा, उसको निकाल के भी लाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट से अगर कॉमन लेना है तो मैं सबसे नहीं निकाल पाऊंगा, किससे निकाल पाऊंगा, एक ही रोज या एक ही कॉलम से। तो यहां से निकाला तो एक के निकला, फिर इससे निकालूंगा तो फिर एक के निकलेगा, फिर इससे निकालूंगा फिर एक के निकलेगा, और यह है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये है क्या, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है। यानी यहां पे क्या देखा, के क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इफ के ए इज इक्वल टू इतना। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो फिर लिख लो इसको। चलिए, तो यहां पर प्रॉपर्टीज क्या देखने को मिला मुझे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या देखने को मिला कि k टाइम्स मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स ए converted into or determinants then is equals to k to the power n into multiply with determinants a. Clear है? Where a is a square matrix of order n, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, अब चलो,
अब इसी में एक और थोड़ा सा इसको और विस्तार से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो दे क्या रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। वो दे रखा है ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्लियर है? और ये एल 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 एम 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 एन एन एन, ठीक है? अगर मैं इससे या तो एल या तो एम या तो एन अगर कॉमन निकालना चाहूं तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अच्छा ठीक है, एक चीज और कर लेता हूं मैं। एक मान लिया कोई पी है, ठीक है? तो पी भी मल्टीप्लाई कर दिया, पी 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 पी, थोड़ा हौच पौच हो गया, लेकिन ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा इसको और अच्छे से कर देता हूं, ठीक है? इसको समझाने के लिए थोड़ा ये वाइट कलर लगा देता हूं। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक, ये 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 ये, ठीक है? और ये हमारा 3/3 का है, क्लियर है? अब जब 3/3 का है तो अगर मैं इससे कॉमन निकालना चाहूं तो सिर्फ P निकलेगा। बात समझ में आया? अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको P निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा P, और उसके बाद से बचेगा हमारा LA LB LC MD ME MF NG NH NI। L M और N नहीं निकलेगा कॉमन। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सारे एलिमेंट्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ही मैट्रिक्स में कॉमन निकलेगा, और मैट्रिक्स में कौन सा कॉमन हो रहा है? P। लेकिन इसी के अदर हैंड डिटर्मिनेंट्स में हम लोग देखेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स में अगर देखना स्टार्ट करें तो ऐसे समझो तुम, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स में देखना स्टार्ट करें, इसको 3/3 करते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है? तो क्या क्या लिखा जाएगा? LAP, P कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल ही लिखेंगे P, फिर LBP LCP MDP MEP MFP NGP NHP और NIP, ये डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हम लोग कॉमन निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो एक रोज एक कॉलम से निकालूंगा, तो पहले कौन कौन सा निकलेगा? तो इस रोज से L निकल जाएगा, ठीक है? और इसी रोज से P भी है तो एक P भी निकाल लूंगा, क्लियर? ये किससे निकला? मेरा रोज 1 से, क्लियर है? फिर इससे अगर निकालना चाहूं तो M निकलेगा, कॉलम वाइज नहीं निकलेगा, कॉलम वाइज भी P निकल सकता है, ठीक है? और रो वाइज भी, तो मैं अभी रो वाइज लेके चल रहा हूं, तो कॉलम वाइज तो नहीं निकलेगा LMN में से कोई नहीं, लेकिन रो वाइज में से M निकल जाएगा क्योंकि सारे रोज के एलिमेंट से मल्टीप्लाई है, और P भी हो जाएगा तो M इंटू P, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? फिर रोज 3 से हमारा क्या हो जाएगा? N इंटू P हो जाएगा, क्लियर है? लेकिन अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा? P निकलेगा, LMN अलग अलग है, नहीं निकलेगा। बस समझ में आ रहा है? दोनों चीजें समझ में आ रही है? फिर बचा क्या हमारा डिटर्मिनेंट्स के पास?
बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहां तक समझ में आ गया सबको पक्के से? अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल एम एन तो लिख लिया, एल एम एन, और पी का पावर क्या हो जाएगा, 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हुआ तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन का? मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर है तो तुम लोग इसको लिख लो पहले। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज 4 देख रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज 4 बहुत ही सिंपल है। ये बोल क्या रहा है कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम, ये ब्रैकेट्स में लगा रखा है यानी कॉलम, कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे मान लो कि R1 है वो R2 हो गया, और R2 की जगह पे वो R1 हो गया, और R1 की जगह पे R2 हो गया, या C1 की जगह पे C3 हो गया, और C3 वाला सारा एलिमेंट शिफ्ट होके C1 पे चला गया। तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ ऑपोजिट साइन हो जाएगा। अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे R1 को R2 से इंटरचेंज करना है बेटा, तो हम लोग लिखते हैं R1 R2। ये क्या हो गया, R1 R2 इंटरचेंज हो गया। ऐसे ही R1 R3 इंटरचेंज करना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 R3। ठीक है। फिर C1 C2 को इंटरचेंज करना हुआ तो कैसे लिखेंगे, फिर C2 C3 को करना हुआ तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज का साइन हो गया। बात समझ में आ गया? मान लिया कि मेरे पास कोई डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, 3/3 का है, ऑर्डर है 3। अब इसकी वैल्यू मान लिया इवेल्युएट वगैरह करवा के कोई अननोन वैल्यू x आ रही है, मान लिया, ठीक है, ये लेट या से मैंने बोल दिया कि x आ रही है। अब मैंने क्या किया, R1 इंटरचेंज विथ R3, ठीक है। तो जो नया डिटर्मिनेंट्स बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, तो R1 को R3 के साथ किया तो R3 वाला R1 की तरफ चल जाएगा GHI, और R1 जो है हमारा, अच्छा बताने के लिए मैं बता दूं, ये R1 है, ये R2 है, और ये हमारा R3 है, ठीक है। तो GHI मेरा ऊपर चला गया। फिर हमारा ABC, और इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो हमारा DEF। लेकिन जो पहले जो आ रखा था वो हमारा x आ रखा था, तो यहां पे इसकी वैल्यू भी x ही आएगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन फिर से सोचो, फिर से मैंने इसको इंटरचेंज किया, फिर यहां से मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूं, और मैंने R3 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, मतलब डबल, दोबारा इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब समझ में आ रहा है? तो 2 बार इंटरचेंज कर दिया तो फिर से वैल्यू x आ जाएगी। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यानी ये अगर मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूं तो मेरा R3 कौन सा हो गया है, ये R2 कौन सा हो गया है, ये, और R1 कौन सा हो गया है, ये। इसको इंटरचेंज कर दिया तो कैसे हो जाएगा, तो R1 में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, तो मैंने लिखा GHI। R3 को मैंने R2 कर दिया तो ये हमारा हो गया DEF ABC, और ये टोटल पहले क्या दे रखा था, -x, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, x। यानी 2 बार इंटरचेंज किया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से वही आ जाएगी। थोड़ा कॉलम वाइज थोड़ा देखते हैं। अब कॉलम वाइज में मान लिया कि मेरे पास A वही है,
ABCDEFGHI और इसकी वैल्यू x से। अब मैंने C2 और C3 को चेंज किया, उधर बना लूं क्या, उधर बना लेता हूं। मैंने क्या किया, C2 को C3 से इंटरचेंज कर दिया। C2 को C3 से, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं, C2 को C3 से इंटरचेंज कर लिया। जैसे इंटरचेंज किया तो ये हमारा C1 दे रखा है, ये हमारा C2 दे रखा है और ये हमारा C3 दे रखा है। क्लियर है? अब C2 को C3 से चेंज करेंगे तो C1 में तो कोई चेंजेज ही नहीं है। अच्छा ये डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को लिख दिया ADG, फिर BEH और फिर CFI लिख दिया। टोटल की वैल्यू हमारा x बता रहा है, यहां पे हमारा आ जाएगा -x। सिंपली ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, इसको लिख लो। चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टीज 5। प्रॉपर्टीज 5 में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या दे रखा है, a का पावर t, ठीक है। तो इसके पढ़ने से पहले हम लोग लिखेंगे दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको इन जनरल डिनोट करते हैं AT से और A डैश से। क्लियर है? AT से और A डैश से, ध्यान से समझ में आया। ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम एंड और कॉलम इनटू रो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ध्यान से समझो, पहले लिखो नहीं, पहले समझो। हाँ, अब क्या है, ये इंटरचेंज द रो। अब जैसे देखे A लिख लिया मैंने और मान लिया कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये 3/3 है। अब इसके जो रोज हैं ये R1 R2 और ये हमारा R3 है, और ये हमारा C1 C2 और C3 है, यानी कॉलम है। ठीक है, अब मैं जैसे ही AT लगाऊंगा या A डैश लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बातें, तो ये 3/3 है, तो भी ये 3/3 ही बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो रोज जो होगा वो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम है वो रोज में बदल जाएगा। मेरा R1 जो होगा वो C1 बदल जाएगा, R2 है वो मेरा C2 हो जाएगा और R3 है मेरा C3 है। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जो मेरा C1 है वो R1 हो जाएगा, C2 है जो R2 हो जाएगा और C3 है सो R3 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलो यहां पे देख लेते हैं। 1 2 3 जो वैसे था वो ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9, ये 3/3 का है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो, लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट्स किसका पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, तब तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो ट्रांसपोज क्यों ना खत्म ही कर लिया जाए। तो इसमें क्या होगा, आप ऐसे समझो कि अगर ये ट्रांसपोज है, तो अगर मान लिया कि मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/3 का, 2 रोज
एंड 3 कॉलम। जैसे ही मैं BT लगा दूं या B डैश कर दूं तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा? तो ये तो रो है और ये कॉलम है, तो कॉलम क्या बन जाएगा? रोज, और रोज क्या बन जाएगा? कॉलम। तो 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी बातें? तो यहां पे क्या बनेगा? 1 2 3 और 4 5 6। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज पे देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, उसको एक बार ट्रांसपोज लिया और फिर से ट्रांसपोज लिया तो वो ए ही हो जाएगा, यानी ए डैश और ए डैश। कोई दिक्कत? पहली प्रॉपर्टीज, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टीज है, एकदम ध्यान से सुनना। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? के इंटू ए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया और ये किया, तो उस मैट्रिक्स का के बाहर निकालेंगे और ए टी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उस मैट्रिक्स में पहले के से मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो तब के से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह समझ में आ गया? पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर दो मैट्रिक्स है प्लस माइनस से, पहले उसको जोड़ेंगे तो तीसरा मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स का सम क्या आएगा? मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तीसरा कोई मैट्रिक्स आएगा तो दोनों मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकालेंगे, या तो दोनों का प्लस माइनस करके तब ट्रांसपोज निकालें, या दोनों का ट्रांसपोज निकाल के प्लस माइनस करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? ये क्लियर है? अच्छा, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टीज, रिवर्सल लॉ। इसको क्या कहते हैं? पहले ध्यान से सुनना। अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, तीनों का प्रोडक्ट निकाल के उसके बाद ट्रांसपोज लगा दिया, तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे और तो ट्रांसपोज लगाएंगे, या तीनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लेंगे लेकिन उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सी का करेंगे फिर बी का फिर ए का, तब जाके ये सेम होगा। क्लियर है? ये नहीं कि ए टी बी टी और सी टी का प्रोडक्ट निकालेंगे, हम लोग उल्टा करके निकालेंगे तब होगा। इसका ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे। क्लियर है? बस मैं यहां पे पढ़ा रहा था, इसीलिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। क्लियर है? एक जगह रहेगा, दिमाग में रहेगा। बाकी चीजें तो समझ में आ गई। चलो लिख लो इसको। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले ये समझो। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज क्या रख रखा है कि अगर ए है और उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। क्लियर है? अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं एक क्वेश्चन। जैसे मान लिया ये सेट ए है और इसके पास ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में -1 2 3 4 है। क्लियर है? और इसे मैट्रिक्स क्या है, तो अगर इसको देख के अगर मैट्रिक्स लिखना है तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? -1 2 3 4। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लिखना है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, -1 2 3 4 चेंज हो गया। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 ही रहेगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए। अब वो इसका इसका तो मैंने डिटर्मिनेंट्स ये लिखा, और 80 का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, -1 2 3 4। मैंने क्या बता रखा है, इसके डिटर्मिनेंट्स का इवेल्युएट करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। सेम यहां पे होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा यहां पे, -4 माइनस लगाया और 6 कितने हो गए, -10। फिर इसको किया, अब क्या होना है यहां पे, -4 फिर माइनस लगाया, फिर इसको किया, -6 इज इक्वल टू -10। ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर सेम। तो हमारा क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो भी डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, बोथ वैल्यूज आर सेम। ये बातें समझ में आ गई? हाँ, इसको लिखो।